हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में हम आज यानी 25 मई 2020 के करंट अफेयर को देखने जा रहे हैं, जो कि बेस्ड होगा डिफरेंट न्यूज़पेपर से। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला न्यूज़ यहाँ पे है कि इंटरनेशनल एयरलाइन के बारे में, मतलब इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए कुछ गाइडलाइन इशू किया गया है और आज से जो है डोमेस्टिक एयरलाइन भी चालू होने वाला है, आज यानी 25 मई से। तो क्या क्या गाइडलाइन है पहले उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले बताया कि बिफोर बोर्डिंग ऑल पैसेंजर नीड टू एग्री टू 7 days पेड इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन एंड 7 day होम आइसोलेशन। तो पैसेंजर को पहले मतलब कि एक एग्रीमेंट करना होगा, इस बात पे एग्री करना होगा कि 7 दिन तक के लिए वो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन रहेंगे, मतलब सरकार के कहने जहाँ पे सरकार कहेगी वहाँ पे क्वारंटाइन रहेंगे और उसके लिए पेड करना पड़ेगा, उनको पैसा देना पड़ेगा और 7 दिन घर में आइसोलेट होकर के रहेंगे। ठीक है, तो 14 दिन का क्वारंटाइन इस तरीके से होगा, 7 दिन गवर्नमेंट के पास और 7 दिन अपने घर में, और इसके लिए उनको पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट है कॉपी ऑफ सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म शुड बी प्रोड्यूस्ड ऑफिशियल ऑन अराइवल। आने पे एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म उनको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। उसके बाद 14 डे होम क्वारंटाइन विल परमिटेड। फिर कह रहा है कि जैसे इसमें क्या था कि 7 दिन अलग अलग करके था ना, 7 दिन इंस्टीट्यूशनल और 7 दिन अपने घर पे। लेकिन कोई यदि चाहता है कि हम 14 डे घर पे रहें, है ना, तो किसको परमिट किया जाएगा? तो जो ह्यूमन डिस्ट्रेस में है, यानी कि किसी कारण से मतलब काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रेस में, काफ़ी ज़्यादा संकट में है, प्रेगनेंसी, डेथ इन फैमिली, सीरियस इलनेस, या फिर पेरेंट्स अकम्पेंड बाई पर्सन लेस देन 10 year old। ठीक है, तो ऐसे लोगों को 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन में रहने का इजाज़त दिया जाएगा, लेकिन उनके लिए आरोग्य सेतु मैंडेटरी है। वहीं डोमेस्टिक ट्रैवल की बात किया जाए तो सिर्फ एसिम्टोमेटिक पैसेंजर, एसिम्टोमेटिक यानी कि जिनको अभी कोई लक्षण नहीं दिख रहा है कोरोना वायरस का, ऐसे पैसेंजर ही जो है घर जाने दिया जाएंगे और उनको भी सेल्फ मॉनिटर करना होगा अपने हेल्थ को 14 दिन तक। यहाँ भी कॉमन गाइडलाइन जो दोनों के लिए है क्या है, तो आरोग्य सेतु मस्ट है दोनों के लिए, और एसिम्टोमेटिक पैसेंजर ही ट्रैवल कर सकेंगे। पैसेंजर एंड क्रू शुड वियर मास्क एंड इंश्योर हैंड हाइजीन। कंपलसरी देयर थर्मल स्क्रीनिंग विल बी डन एट एग्जिस्ट पॉइंट पे थर्मल स्क्रीनिंग भी कराना है। तो इस तरीके से कुछ गाइडलाइन जारी किया गया और आज से जो है यहाँ पे दिखा रहा है कि इफ फाउंड सिम्प्टोमेटिक ऑन अराइवल पैसेंजर भी टेकन टू एन रेस्ट हेल्थ फैसिलिटी। यदि पहुँचने पे है ना, पहुँच जाने के बाद यदि उनको सिम्टम्स आ जाता है तो उनको नियरेस्ट हेल्थ फैसिलिटी के पास लिया जाएगा। दोज विथ मॉडरेट और सीवियर सिम्टम विल बी सेंड टू डेडिकेटेड कोविड-19 फैसिलिटीज़ आफ्टर 14 days ऑफ क्वारंटाइन। अथॉरिटीज विल बी इन्फॉर्म टू सिम्टम डेवलप। ठीक है, तो इस तरीके से मान लें कि यदि 14 दिन क्वारंटाइन के तहत यदि कोई सिम्टम आता है तो अथॉरिटी को यहाँ पे इन्फॉर्म करना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे कि दिल्ली के बारे में, दिल्ली सीमर्स एट 44.4 डिग्री सेल्सियस, IMD इशूज रेड अलर्ट। यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं IMD के बारे में, रेड अलर्ट क्या होता है, कितने तरह के अलर्ट होते हैं उसके बारे में, और यहाँ पे वो टर्म आया हीट वेव, है ना, सीवियर हीट वेव। हीट वेव क्या होता है, हम लोग हीट वेव कब डिक्लेयर करते हैं इसके बारे में लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले IMD के बारे में देखते हैं। IMD का स्थापना 1875 में हुआ था, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंदर आता है। अलर्ट जो है 4 तरह के होते हैं, मेनली कलर कोडेड अलर्ट है, ग्रीन अलर्ट, येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट। ठीक है, 4 तरह के अलर्ट होते हैं, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ग्रीन अलर्ट मतलब कि सब कुछ नॉर्मल है, ऑल इज वेल। येलो अलर्ट यानी बी अवेयर रहिए। ऑरेंज अलर्ट यानी बी प्रिपेयर्ड रहिए, और रेड अलर्ट यानी टेक एक्शन। तो IMD के द्वारा रेड अलर्ट इशू किया गया है, यानी कि एक्शन लेने का अब समय आ गया। ऐसे तो भी लॉकडाउन है, नहीं तो लोगों को घर से निकलने के लिए मना किया जाता है, इस तरह कुछ प्रोविज़न वहाँ पे किया जाता, कुछ मेजर्स लिए जाते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं उसके बाद हीटवेव कब डिक्लेयर किया जाता है ना। तो इसके लिए एक रूल है कि यदि डेली मैक्सिमम टेम्परेचर लगातार 5 दिन तक 5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाए, मतलब कि नॉर्मल टेम्परेचर जो था पहले, नॉर्मल टेम्परेचर से 5 डिग्री सेल्सियस यदि ज़्यादा हो जाए टेम्परेचर लगातार 5 दिन तक। ठीक है, मतलब कि मान लीजिए कि मंडे से चालू हो रहा है, नॉर्मल टेम्परेचर मान लीजिए किसी इलाके में 25 डिग्री सेल्सियस है, और मंडे को 30 हो गया, ट्यूसडे को 32 हो गया, वेडनेसडे को 31 हो गया, है ना, उसके बाद 30 हो गया, फिर 32 हो गया, तो लगातार 5 दिन जो है 25 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहा, तो उस केस में हीट वेव डिक्लेयर किया जाता है। इंडिया में क्या है, तो इंडिया में प्लेन इलाके में 40 डिग्री सेल्सियस यदि ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, मोर देन 40, तो उसको हीट वेव बोला जाता है। और हिली इलाके में, पहाड़ी इलाके में 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो उसको हीट वेव बोला जाता है। ठीक है, तो हीट वेव जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 44 डिग्री सेल्सियस हुआ है तो हीट वेव डिक्लेयर किया गया। ठीक है, तो प्लेन इलाके में, मैदानी भाग में 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा यदि टेम्परेचर हो जाता है तब वहाँ पे हीट वेव डिक्लेयर किया जाता है। वही हिल वाले इलाके में 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा जब टेम्परेचर होता है तब वहाँ पे हीट वेव डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, तो ये था IMD के बारे में, डिफरेंट कलर कोडेड अलर्ट के बारे में और हीट वेव के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पे कि फॉरेन ट्रिब्यूनल्स मेंबर्स रिमूव, तो फॉरेन ट्रिब्यूनल्स के कुछ मेंबर को रिमूव किया गया है। कम्युनल राइट ऑन होज फंड डोनेशन, उन पे कुछ कम्युनल चार्ज लगाए गए हैं असम में, तो हमको न्यूज़ से पे यहाँ पे नहीं कुछ मतलब उस पर ध्यान नहीं देना है, हम लोग को फॉरेन ट्रिब्यूनल के बाद में ध्यान देना है कि फॉरेन ट्रिब्यूनल आखिर होता क्या है, बॉडी यदि न्यूज़ में है तो।
फॉरेन ट्रिब्यूनल को सेटअप किया गया था फॉरेन ट्रिब्यूनल एक्ट 1964 के तहत। इसके लिए एक एक्ट है फॉरेन ट्रिब्यूनल एक्ट 1964, ठीक है। तो फॉरेन ट्रिब्यूनल एक्ट 1964 के तहत इसको सेटअप किया जाता है। पहले सेटअप करने का पावर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास था, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था। पहले फॉरेन ट्रिब्यूनल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था पावर सेटअप करने के लिए, लेकिन अब जो है डीएम को ये पावर दिया गया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये बोला गया कि फॉरेन ट्रिब्यूनल आप सेटअप कर सकते हैं, यानी कि हर एक जिला में अब जो है फॉरेन ट्रिब्यूनल है। 2019 में आई थिंक जून में अमेंडमेंट किया गया था, 2019 में आफ्टर अमित शाह, है ना, अमित शाह के बनने के बाद, गृह मंत्री बनने के बाद 2019 में फॉरेन ट्रिब्यूनल सेटअप किया गया था हर एक जिले में। मतलब कि डीएम को पावर दे दिया गया है कि आप फॉरेन ट्रिब्यूनल अपने जिले में सेटअप कर सकते हैं। पहले पावर किसके पास था? गृह मंत्री के पास था। 2019 में एक अमेंडमेंट किया गया था, फॉरेन ट्रिब्यूनल एक्ट 1964 के तहत इसको सेटअप किया जाता है। एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, एक क्वासी जुडिशियल बॉडी यानी कि अर्ध न्यायिक इकाई है, ठीक है। मतलब कि क्वासी जुडिशियल या इसको सेमी जुडिशियल की तरह समझ सकते हैं। और फॉरेन ट्रिब्यूनल का काम क्या है? तो डिसाइड करता है कि कोई पर्सन जो इंडिया में रह रहा है वो फॉरेनर है या नहीं है, ठीक है। मतलब फॉरेन ट्रिब्यूनल में डिक्लेयर किया जाता है कि आदमी फॉरेनर है या इंडियन है। यदि कोई पर्सन के बारे में इस तरीके से मतलब कि उस पर शक जाता है कि इलीगली इंडिया में रह रहा है, तो उसको तय करना, मतलब कि फॉरेन ट्रिब्यूनल तय करता है कि आदमी फॉरेनर है या फिर इंडियन है। तो इसका यही काम है फॉरेन ट्रिब्यूनल का। तो ये था फॉरेन ट्रिब्यूनल के बारे में। याद रखिएगा डीएम को पावर दिया गया सेटअप करने के लिए, और पहले पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था। नेक्स्ट यहाँ पे न्यूज़ है कि सील एलजी पॉलीमर प्लांट, हाईकोर्ट का ऐसा कहना है कि एलजी पॉलीमर का प्लांट को सील किया जाए। तो एलजी पॉलीमर का प्लांट किस लिए न्यूज़ में था? तो इस पर से गैस लीक हुआ था, है ना, कुछ दिन पहले, यदि याद हो तो आपको। स्टाइरिन नाम का एक गैस लीक हुआ था, जिसके कारण से कई लोगों का जान भी गया था, कई लोगों को काफ़ी सीवियर प्रॉब्लम आया था, ठीक है। तो हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया कि एलजी पॉलीमर ये प्लास्टिक बनाने का फैक्ट्री था, एलजी का, लाइफ्स गुड जो कंपनी है, एलजी का प्लास्टिक बनाने का एक फैक्ट्री था, ठीक है। और यहाँ पे जो गैस लीक हुआ था उसका नाम था स्टाइरिन, ये याद रखिएगा, स्टाइरिन नाम का गैस लीक हुआ था। यहाँ पे एक बॉडी मेंशन है एनजीटी के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। एनजीटी जो है बनाया गया था एनजीटी एक्ट 2010 के तहत, 2010 के तहत। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, आर्टिकल 21 में एक मेंशन, आर्टिकल 21 में जो हम लोग को राइट टू लाइफ दिया गया है, वहीं उसी में एक आर्टिकल मेंशन है राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट, ठीक है। तो राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट को इंश्योर करने के लिए एनजीटी को सेटअप किया गया था, ठीक है। एनजीटी का हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है, लेकिन 4 जगह इसका और ब्रांच ऑफिस इस तरीके से समझ सकते हैं, चेन्नई, पुणे, कोलकाता एंड भोपाल, ठीक है। चेन्नई, पुणे, कोलकाता एंड भोपाल, ये 4 जगह इसका ब्रांच ऑफिस है, आप इस तरीके से समझ सकते हैं। इसके चेयरमैन, एनजीटी के चेयरमैन जो होते हैं रिटायर्ड जस्टिस होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस होते हैं। और जितने भी इन्वायरमेंटल लॉ है ना, इंडिया में जितने भी इन्वायरमेंटल लॉ है उससे डील करता है। 6 महीने में इसको किसी केस को सोल्व करना पड़ता है। और लेकिन 2 लॉ, एक है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और एक है फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट 1927, ये दोनों लॉ में डील नहीं करता। ये दोनों भी इन्वायरमेंटल लॉ है, लेकिन ये दोनों इन्वायरमेंटल लॉ से जो है ये डील नहीं करता है। बाकी जितने इन्वायरमेंटल लॉ है इंडिया में सबसे ये डील करता है, ठीक है। तो ये था एनजीटी के बारे में। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर फाउंड डेड इन नल्लामाला फॉरेस्ट। तो नल्लामाला फॉरेस्ट जो है आंध्र प्रदेश में है, इतना याद रखिएगा, नल्लामाला फॉरेस्ट आंध्र प्रदेश में है। तो वहाँ पे एक रॉयल बंगाल टाइगर को डेड फाउंड किया गया है, ठीक है। तो हम लोग बंगाल टाइगर के बारे में पढ़ लेते हैं। इसका साइंटिफिक नेम पैंथेरा टिग्रिस होता है। इंडेंजर्ड इसका IUCN स्टेटस यदि देखा जाए, IUCN स्टेटस इसका इंडेंजर्ड है। और इंडिया और बांग्लादेश 2 कंट्री का नेशनल एनिमल है, ठीक है। इंडिया और बांग्लादेश दोनों कंट्री का नेशनल एनिमल है। और इसमें एक खासियत क्या है बंगाल टाइगर में, ये स्विम कर सकता है। बंगाल टाइगर स्विम कर सकता है, तैर सकता है, पेड़ पे भी चढ़ सकता है। बंगाल टाइगर कैन क्लाइंब, ठीक है। और अधिकांशतः टाइगर स्विम या क्लाइंब नहीं करते हैं, ठीक है। अधिकांशतः टाइगर जो स्विम नहीं करते हैं, लेकिन बंगाल टाइगर का स्विम करने का रीज़न क्या है? बंगाल वाले इलाके में पाया जाता है जहाँ पे मैंग्रोव्स फॉरेस्ट पाए जाते हैं ना, सुंदरबन वाले डेल्टा में मैंग्रोव्स फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जो साल के कई भाग जो है पानी में डूबे हुए रहते हैं। तो अपने शिकार पकड़ने के लिए ये जो अपने आप को इस तरीके से अडेप्ट कर लिए हैं कि ये स्विम कर सकते हैं, ठीक है। तो बोला जाता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, वही इस बंगाल टाइगर के साथ हुआ है। ये तैरना सीख गए हैं उस एरिया में रहने के कारण, मतलब अपने हैबिटेट के कारण। तो इनका जो है IUCN स्टेटस इंडेंजर्ड है, पैंथेरा टिग्रिस साइंटिफिक नेम है, और इंडिया और बांग्लादेश दोनों कंट्री के नेशनल एनिमल है। और नल्लामाला फॉरेस्ट जो है पाया जाता है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पे कि नो डिले इन डिलीवरी ऑफ फ्रांस के द्वारा कहा गया है कि राफेल के डिलीवरी में कोई ऐसा डिले नहीं होगा। ऐसा पहले से बोला मतलब कि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि फ्रांस का डिले हो सकता है, मतलब कि इसका जो राफेल जेट है उसका जो डिलीवरी था वो डिले हो सकता है, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण हर जगह तो अभी बंद है इस कारण से। लेकिन फ्रांस का कहना है कि डिले नहीं होगा। इंडिया जो है फ्रांस से 36 फाइटर जेट खरीद रहा है। तो हम लोग फ्रांस के बारे में राफेल के बारे में देख लेते हैं
राफेल एक फ्रेंच ओरिजिन का, इसका नाम तो पता चल ही गया होगा। राफेल जो है फ्रांस से लाया गया है, फ्रेंच ओरिजिन का है। ट्विन इंजन है, इसके बारे में याद रखिएगा, ट्विन इंजन है, इसमें 2 इंजन है। और ये मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। मल्टी रोल मतलब कि एक से ज़्यादा कई तरीके काम कर सकता है। जैसे बहुत सारे हेलीकॉप्टर जो होते हैं सिर्फ फाइटर होते हैं, बहुत सारे अटैकर होते हैं, है ना, उनका कोई एक ही पर्पस होता है। लेकिन ये मल्टी रोल है, मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। बनाया किसके द्वारा गया, तो एक डसॉल्ट एविएशन है, या फिर इसको दासो भी बोला जाता है। डसॉल्ट एविएशन नाम का एक कंपनी है, उसके द्वारा इसको बनाया गया है, राफेल को बनाया गया है। राफेल का वर्ड का मीनिंग, राफेल वर्ड का मीनिंग क्या होता है, इस वर्ड का मीनिंग है गस्ट ऑफ विंड। ठीक है, फ्रांस वाले इलाके में एक आंधी आता है जिसको राफेल बोलते हैं। जैसे हम इंडिया में लू आता है ना, नॉर्दर्न इंडिया में, उसी तरीके से वहाँ पे राफेल मतलब कि एक आंधी का नाम है वहाँ का, गस्ट ऑफ विंड, काफ़ी धूल भरा आंधी होता है। ठीक है, तो राफेल का लिटरल मीनिंग यदि पूछा जाए, इस वर्ड का पर्टिकुलर मीनिंग क्या होता है, द गस्ट ऑफ विंड। ठीक है, इंडिया 36 राफेल खरीद रहा है, डसॉल्ट एविएशन इसको बनाने वाला है, फ्रांस ओरिजिन का है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या, स्टेट मस्ट सीक उत्तर प्रदेश नॉट टू हायर इट्स वर्कर। तो एक इनके द्वारा, योगी आदित्यनाथ के द्वारा, उत्तर प्रदेश सीएम है, उनके द्वारा ऐसा कहा गया है कि यदि कोई स्टेट यूपी में रहने वाले किसी नागरिक को अपने यहाँ वर्कर्स के रूप में लेना चाहते हैं, तो उनको पहले उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से परमिशन लेना होगा। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि वर्कर्स को जो है कई जगह मिसबिहेवियर का सामना करना पड़ा है, माइजरी का सामना करना पड़ा है, माइग्रेंट वर्कर को खास करके जो दूसरे स्टेट में काम करते थे। ठीक है, और अभी जब फैक्ट्री चालू होगा तो दूसरे स्टेट में मतलब कि दूसरे स्टेट से वर्कर्स को डिमांड आएगा, इन वर्कर्स को बुलाया जाएगा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का ऐसा कहना है कि पहले आप हमसे परमिशन लीजिए, पहले आप यूपी गवर्नमेंट से परमिशन लीजिए, तब जा करके यूपी में रहने वाले किसी नागरिक को आप एज अ लेबर अपने स्टेट में काम करवा सकते हैं। ठीक है, और इनके द्वारा एक घोषणा और किया गया है कि एक माइग्रेशन कमीशन का स्थापना किया जाएगा। अभी जो है एक माइग्रेशन कमीशन का स्थापना किया जाएगा। ठीक है, तो ये था इस न्यूज़ से। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि किस स्टेट के द्वारा माइग्रेशन कमीशन का स्थापना करने के लिए मतलब कि घोषणा किया गया है, तो हम लोग बोल देंगे वहाँ पे यूपी के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे न्यूज़ है कि हावड़ा बोटेनिकल गार्डन नाउ अ ग्रेवयार्ड ऑफ 1000 ट्रीज। तो हावड़ा का जो बोटेनिकल गार्डन था, जगदीश चंद्र बसु इंडियन बोटेनिकल गार्डन, मतलब इंडिया का सबसे बड़ा ये बोटेनिकल गार्डन है, जू है। अब साइक्लोन अम्फान के कारण इसमें कई पेड़ यहाँ पे गिर गए हैं। कई पेड़ ऐसे हैं जो रेयर स्पीसीज थे, मतलब कि काफ़ी कम संख्या में बचे थे। ऐसे पेड़ भी यहाँ पे, कई पेड़ यहाँ पे ख़त्म हो गए। जैसे आप यहाँ पे उसका नाम पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक ग्रेट बेनियान ट्री था, उसका भी कुछ हिस्सा गिर चुका है, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, ये गार्डन जो 1787 में सेटअप किया गया था, 273 एकड़ में फैला हुआ है, हुगली नदी के किनारे। इसमें बहुत ज़्यादा संख्या में पेड़ पौधे हैं और बहुत ज़्यादा संख्या में इसमें जानवर पाए जाते हैं। बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ लेते हैं। बोटेनिकल सर्वे भी यहाँ पर न्यूज़ में था। तो 13 फरवरी 1890 में इसका स्थापना हुआ था, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया में। और इसका जो है, ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है। ठीक है, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है। ठीक है, 13 फरवरी 1890 में इसका स्थापना हुआ था। 13 फरवरी 1890 में इसका स्थापना हुआ था। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है। इसका काम क्या है, तो रिसर्च एंड कंजर्वेशन ऑफ प्लांट रिसोर्सेज। इसका मेन काम यही है कि प्लांट रिसोर्सेज का रिसर्च करना है और उनका प्रिजर्वेशन करना है। नेक्स्ट यहाँ पे जर्मनी लाइकली टू इंड इकोनॉमिक एड प्रोग्राम विथ नेपाल। तो जर्मनी जो है नेपाल को भी इकोनॉमिक एड देता था, मतलब पैसा देता था अपने कंट्री को डेवलप करने के लिए। ठीक है, एक तरह से जर्मनी दान देता था नेपाल को, जो अब नहीं देगा, ऐसा जर्मनी का कहना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जर्मनी मिनिस्ट्री ऑफ फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन इंटेंट टू इंड बायलैटरल कोऑपरेशन। ठीक है, जो दिया जाता 25 मिलियन यूरो एनुअली दिया जाता था, साल में 25 मिलियन यूरो दिया जाता था, उसको अब नहीं देगा। क्यों, रीज़न क्या है, तो देने के पीछे रीज़न था कि ह्यूमन राइट को बढ़ावा देना, जस्टिस करना, रेस्ट्रिक्शन और मीडिया ये सब को हटाना। ठीक है, तो लेकिन केपी शर्मा ओली का जो गवर्नमेंट है ये सब काम नहीं कर रहा, मतलब जिस काम के लिए पैसा दिया जाता था वो काम नहीं किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं द क्राइटेरिया यूज टू टर्मिनेट द प्रोग्राम बट नॉट हैव बीन मेड पब्लिक। मतलब क्लियरली तो नहीं बोला गया है, लेकिन ऐसा बिलीव किया जा रहा है कि क्या रीज़न हो सकता है। तो नेपाल में जो बहुत ज़्यादा करप्शन है, वहाँ का ह्यूमन राइट वहाँ पे कंडीशन काफ़ी पुअर है, रेस्ट्रिक्शन है मीडिया पे, तो ये सब के कारण जो है जर्मनी से नाराज़ है और यहाँ पे इकोनॉमिक एड ख़त्म करने के लिए बोला गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि काठमांडू के द्वारा फिर जर्मनी से रिक्वेस्ट किया गया है कि इस तरीके से इस डिसीजन को रिव्यू किया जाए, है ना, और उनका जो ऐड है दोबारा चालू किया जाए। तो आज का न्यूज़ डिस्कशन यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।